Student, today I am going to discuss the 10 steps or 11 steps of the digestive system. You can say this is nutrition. Okay. So about nutrition, I am going to discuss in only 10 steps. So the heading will be, क्या रहेगा हमारा heading? Digestion of food. Digestion of food हमारा heading रहेगा. लेकिन इसमें सारी चीजें रहेंगी. ऐसा डाइजेशन रहेगा ये. क्या क्या चीजें रहेंगी? इंक्लूडिंग अदर स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन. अब कहोगे कि डाइजेशन कह रहे हो तो डाइजेशन के बारे में बताओ. मैं आपको इसमें ना एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, डेफिकेशन, उन सभी की जानकारियां भी दूंगा. ठीक है. तो आपको वो सारी जानकारियां आप मिलने जा रही हैं और कुछ स्टेप्स के अंदर, इसलिए किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना है. ये सारे के सारे को मैंने 10 स्टेप्स में बांटा हुआ है. पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो डाइजेशन होता है ये मैकेनिकल प्रोसेस होता है या फिर केमिकल प्रोसेस होता है, या दोनों तरह का प्रोसेस होता है. क्या लगता है? बोथ. तो इट इज बोथ. कैसा? मैकेनिकल. मशीनरी भी काम करती है, दांत नहीं काम करते क्या? एंड केमिकल, ढेर सारे केमिकल इसमें मिले रहते. तो केमिकल इवेंट. ठीक है. सबसे पहले हम स्टेप 1 करेंगे. अब वो स्टेप 1 क्या होगा? जो हम फूड खाते हैं वो तो वहीं से शुरू होगा, इंजेशन से. जो फूड खाया जाता है, द फूड ईटन इज मास्टिकेटेड. मैस्टिकेटेड समझते हो? मैस्टिकेटेड का मतलब है कुचल दिया. मैस्टिकेशन, चबा लिया प्रॉपरली. मैस्टिकेशन की बजाय मैं मास्टिकेटेड लिखूंगा. मास्टिकेटेड प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ. कौन कौन मदद करता है खाना चबाने में? जीभ या दांत या दोनों? दोनों. बिल्कुल सही. द हेल्प ऑफ टंग. टंग को बायो में लिंगुआ कहते हैं. एंड टीथ. हाँ जी. दैट इज मैस्टिकेटेड का मतलब ये हुआ चबाने के बाद जीभ के द्वारा सलाइवा मिला दिया गया. दैट इज इट इज मिक्स्ड विद द सलाइवा. सैलेवरी जूस. पहली स्टेप में आपने खाना खाया और सलाइवा मिल गया. अब यहां पर मैं कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहूंगा. मैं एक्स्ट्रा बताना चाहूंगा सलाइवा में क्या होता है. तो कंपोजिशन ऑफ सैलेवा, यहीं पे आपको पता लग जाना चाहिए. सबसे पहला तो म्यूकस होता है सैलेवा में. आप मुंह में उंगली करो, बाहर निकालो तो चिकनी चिकनी सी होती है कि नहीं होती? ये क्या करेगा म्यूकस वहां पे? एक फूड के पार्टिकल को आपस में चिपका देगा. टिक द फूड मटेरियल, आपस में चिपका दिया, इनटू ए मास. एक मास बना देता है. दैट इज जिसे हम बॉलस कहते हैं.
ठीक है। अब बोलस, बोलस मतलब ऐसा गोल गोल सा, ऐसा गोल गोल सा मास बन जाता है, फूड मटेरियल गोले की सी फॉर्म ले लेता है। हर्ष, आर यू देयर? इसका नेटवर्क कनेक्शन सर वो टूट गया इधर नहीं होगा। है। हाँ, इसका नेटवर्क रह गया होगा। ठीक है। बोलस में मुझे डबल एल कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, मैं इसलिए एक एल कर दे रहा हूँ। बोलस, बोलस क्या है? लैटिन शब्द, लैटिन भाषा में बॉल को बोलस कहते हैं। ये बॉल लाइक मिक्सचर है, बॉल समझते ना, बैट बॉल जो खेलते, ठीक है। ये च्युइंग करने के दौरान मुंह में बना करता है, बोलस। इज दैट क्लियर? बोलस ये है फूड यस सर। बोलस, बॉल लाइक स्ट्रक्चर। कौन सा भाषा है? लैटिन भाषा है। ठीक है। दूसरा चीज जो होते हैं इसमें, पहला पॉइंट तो था म्यूकस, दूसरा क्या था? आयंस कौन से होते हैं? जो इसके आयंस होते हैं, पोटेशियम, क्लोराइड, सोडियम, बाइकार्बोनेट, ये आयंस होते हैं इनमें। तीसरी चीज लाइसोजाइम, लाइसोजाइम के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एंटीबैक्टीरियल एजेंट को कहते हैं, कल बताया था ना। एंटीबैक्टीरियल, कभी कभी रोना जरूरी होता है, आंसुओं में भी है। एक्टिव एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स। और क्या होता है? सेलेवरे अमाइलेज भी होता है, एक खास एंजाइम, एक कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। अगला है ए कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग, तोड़ने वाला एंजाइम, जिसका नाम है सेलेवरी अमाइलेज। बहुत इंपॉर्टेंट है सेलेवरी अमाइलेज। तो इसमें म्यूकस था, इसमें आयन थे, इसमें लाइसोजाइम था। आपको अपने मुंह के अंदर पाए जाने वाले सलाइवा के बारे में पता लग गया होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन? ओके, आगे बढ़ता हूं मैं, आपको पहली स्टेप खत्म हो गई है। ठीक है। सेलिवरी एमाइलेज का दूसरा नाम भी तो उस दिन जिक्र हुआ था आप लोगों के सामने, टायलिन, पी टी वाई ए एल आई एन, टायलिन। पी चुप है इसमें, आप इसे पटायलिन भी कह सकते हो, लेकिन ये टायलिन है। आई बात समझ में? आप इसे टायलिन ही पढ़ें तो ज्यादा अच्छा है। हर्ष, उस दिन तुम्हारा यही क्वेश्चन था ना, कि टायलिन कहूं या पटायलिन कहूं? हर्ष नहीं है। ये सेलिवरी एमिलेज आखिर करता क्या है? इसकी कोई सी खास बात है क्या? हाँ जी। तो ये जो स्टार्च होता है, ये स्टार्च जो होता है, इस स्टार्च को ये माल्टोज में बदल देता है। ये शुगर है, स्टार्च चावल में होता है, ये काम करता है सेलेवरी एमाइलेज। आप कहोगे हमें तो एग्जाम्पल दो। ठीक है, तो भैया एग्जाम्पल है, आप चावल, कच्चे चावल मुंह में रख लो, चावल में स्टार्च होता है। स्टार्च होता क्या है? पॉलीसेकेराइड। स्टार्च होता है पॉलीसेकेराइड। और ये माल्टोज क्या होता है? ये डाइसेकेराइड। इसने इसमें इसको बदल दिया। इस तरह से
मैं यहाँ एक खास बात लिख रहा हूं कि जो 30% है कार्बोहाइड्रेट, वो यहीं डाइजेस्ट हो जाता है। 30% कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टेड हियर। ठीक है, मैं तो कह देता हूँ ओरल कैविटी में ही हो जाता है। इतना बढ़िया काम करता है ये। अब आपके पास आती है आपकी स्टेप 2। लीजिए स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा, ये आपका मुंह था यानी, और ये आपकी जो गर्दन थी, यहां से खाना यहां, अभी तक यहां हो रहा है स्टेप 1। अभी स्टेप 1 से नीचे जाएगा तो ईसोफेगस यानी फूड पाइप में आ गया। खाना यहां से यहां आना, खाना सटकना, निगलना। समझ में आ गई बात, डिग्लूटेशन। तो फूड इज, समझ में आ गई होगी आपको स्टेप 2, स्वालोड डाउन, निगल लिया जाता है। जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिग्लूटेशन इनटू फूड पाइप। और फूड पाइप का नाम क्या है, ऑइसोफेगस। फूड पाइप में खाने का जाना, ये स्टेप 3 थी। अब हम स्टेप 4 की, सॉरी स्टेप 3 की बात करेंगे। स्टेप 2 थी, स्टेप 3। अब खाने का जो बोलस था, बोलस ही तो जा रहा है अंदर, यानी ये जो इंटेस्टाइन की तरफ रास्ता है वहां जा रहा है। ठीक है, यहां से बोलस यहां आया, यहां आया, यहां आया। ये थोड़ी सी फूलती है पिचकती है, फूलती है पिचकती है, फूलती है पिचकती है। कौन है ये, फूड पाइप। और खाने को इंटेस्टाइन की ओर या स्टमक की ओर लेके जाती है। ये जो फूलने पिचकने की जो मूवमेंट है, जिससे खाना नीचे जा रहा है, इसको पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता, नो डाइजेशन, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट अंदर करने के लिए पेरिस्टालसिस होती है। पेरिस्टालसिस क्या है, एक मूवमेंट। द बोलस मूव्स थ्रू esophagus इन ए वेवी, यानी वेव लाइक, जैसे वेव्स उठती है ना समंदर में, वेव लाइक मैनर, जिसे हम कह सकते हैं रिदमिक मूवमेंट। रिदमिक, रिदमिक मूवमेंट। तो ये बोलस ईसोफेगस में से होके नीचे आया, वेव लाइक मैनर है, रिदमिक मूवमेंट होती है, जिसे हम पेरिस्टालसिस कहा करते हैं। सबको यहां तक क्लियर हो गया। अब हम स्टेप 4 लेंगे। अब आती है हमारी स्टेप 4। अब फूड कहां पे आ जाएगा, यहां आ जाएगा स्टमक में। ठीक है, तो इस स्टेप में ही एंटर करेगा ये, फोर्थ वाली में। फूड एंटर्स इनटू स्टमक।
कैसे? बाई ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रो मतलब स्टमक, ईसोफेगल, OESOPHAGAL, ईसोफेगल स्फिंक्टर। इस ईसोफेगल स्फिंक्टर के द्वारा, ठीक है। ये मसल है एक, मैं भी डायग्राम के थ्रू बताता हूं। तो बच्चों, ये फूड यहां से आ रहा है और स्टमक में जा रहा है। ये फूड का बोलस यहां आया, यहां पे दरवाजा बंद होता है। ये होता है गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर। और ये फूड जब इस पे प्रेशर डालता है तो ये दरवाजा खुल जाता है ऐसे करके, और यहां फूड आ जाता है। इज दैट क्लियर? और फिर यस दरवाजा सर। बंद हो जाता है। इसीलिए खाना खा के आप उल्टा हो जाओ तो ये खाना वापस नहीं जाता, रिगर्जिनेशन ऑफ फूड नहीं होता। ये थी स्टेप 4। अब स्टमक के अंदर जब पहुंचा तो जो स्टमक है उसकी जो म्यूकोसा है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। स्टमक की म्यूकोसा में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, दैट आर मेड अप ऑफ, जो कि बनी होती हैं 3 काइंड ऑफ सेल। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। 3 काइंड ऑफ सेल्स होती हैं। चीफ सेल का नाम तो आपने सुना ही होगा। मैं यहाँ पे तीनों सेल दोबारा लिख दूं, कोई आपत्ति ना हो तो। पहली सेल, आदित्य मेरी आवाज आ रही है बेटे? यस सर, आ रही है आपकी। म्यूकस नेक सेल। दूसरी चीफ सेल। और जो तीसरी होती हैं ऑक्जिंटिक सेल। ये तीनों सेल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जो चीफ सेल थी उनका दूसरा नाम भी मैं बता चुका हूं आपको, पेप्टिक सेल। हर्ष यही बताया था ना? समझे? ऑक्जेंटिक सेल का यस भी सर। दूसरा नाम पैरा ओके, थैंक यू अर्पित। पैराइटल सेल। इन सेल के जो आपको फंक्शन भी पता होने चाहिए। म्यूकस नेक सेल, जाहिर सी बात है इससे म्यूकस निकलेगा, और तो ये कुछ गुल खिलाने आ रहा नहीं। तो म्यूकस नेक सेल सिक्रीट म्यूकस, इससे म्यूकस निकला, चिकना सा पदार्थ, विच हेल्प इन, किस चीज में? प्रिवेंटिंग इनर स्टमक लाइनिंग फ्रॉम HCl। तो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग, क्योंकि हमारे अंदर ना एसिड भी निकल रहा होता है, समझे? उस एसिड से हमारी सारी की सारी अंदर की लाइनिंग खराब हो जाएगी, ठीक है? तो उससे भी तो हमें बचना है या नहीं बचना? बचना है, समझे? तो उससे बचने के लिए हमारे अंदर ये म्यूकस होता है, ठीक है? तो जो HCl कौन सी सेल से निकलता है? हेलो, यस। HCl कोई बता सकता है कौन सी सेल से निकलता है?
तो HCl निकलता है ऑक्जेंटिक सेल से, ठीक है। तो इसके अंदर ये म्यूकस नेक सेल जो होती है इससे हमें बचाती है, सिक्रीट म्यूकस विच हेल्प्स इन किस चीज में, प्रिवेंटिंग, बचाने में, किस चीज को बचाने में, कहां पे निकल रहा है ये, इनर स्टमक की लाइनिंग जो है, इनर स्टमक लाइनिंग, किस चीज से, फ्रॉम एक्सकोरिएशन, समझते हो ये वाला शब्द, एक्सकोरिएशन हो जाएगा नहीं तो HCl से, बाई HCl, इससे बचाता है, एक्सकोरिएशन बाई HCl। अब आती है आपकी चीफ सेल। ये जो चीफ सेल है, सिक्रीट पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन प्रो एंजाइम है एक, जो कि इनएक्टिव होता है, और फिर एक्टिव कब होगा, जब HCl निकले, HCl से इनएक्टिव हो जाएगा। HCl कहां से आएगा, ऑक्जेंटिक सेल से, लिख दीजिए ये वाली बात भी, सिक्रीट HCl विच इज नीडेड, जिसकी जरूरत होती है। HCl निकलता क्यों है, ये वाली बात भी तो पता होनी चाहिए, टू मेंटेन pH, एसिडिक मीडियम, टू मेंटेन 1.8 pH, that is highly acidic medium, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों, सो दैट, जिसकी वजह से क्या होगा, अभी बताया था बिल्कुल, पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन, पेप्सिनोजन is converted into पेप्सिन। पेप्सिन क्या है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, और ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है अगर HCl निकल आए तो जब आप कुछ भी खाना खाते हो उसके अंदर प्रोटीन होती है, आपका शरीर जानता है कि इसके अंदर प्रोटीन हो सकती है, इसलिए प्रोटीन होने की वजह से वो अपने अंदर से पेप्सिनोजन निकाला करता है, ठीक है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन चाहिए, बात समझ में आ गई। तो ये जो, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, पेप्सिनोजन है बस, पेप्सिनोजन, और ये कैसा है, इनएक्टिव है। हमें चाहिए एक्चुअली क्या, पेप्सिन चाहिए। पेप्सिन कैसा होता है, एक्टिव होता है, तो ये एक्टिव कब होगा, जब इसमें HCl आ जाए, और HCl कहां से आएगा, ऑक्जेंटिक सेल से। अब आपके पास पेप्सिन आ गया, पेप्सिन आते ही आपके पास एक बहुत अच्छा काम हो जाएगा, क्या काम हो जाएगा, जो आपने जितनी भी प्रोटीन खाई है, प्रोटीन तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पेप्टोन में, प्लस प्रोटियोजिस में, ठीक है। ये डाइपेप्टाइड है, किसके द्वारा हुआ ये, पेप्सिन के द्वारा। और पेप्सिन, क्या आपके स्टमक में पेप्सिन ऑलरेडी था, यस सर। नहीं था, कौन था सर वो हमारे अंदर, बनाया गया है शुरू हमारे से। अंदर पेप्सिनोजन था, यस। ठीक है। तो अब अगला पॉइंट, अब यहाँ पे ये क्या हुआ था, ये वाला देखें कि म्यूकस ने क्या किया था। अब जैसे ये स्टमक है आपका, स्टमक में ये जो ऊपर ये पूरी जो लेयर है यहाँ पे सारे में ये म्यूकस है,
अगर इसके ऊपर आपका HCl आ भी जाता है तो इसको ना एक्सकोरिएट नहीं कर पाता, इसको खत्म नहीं कर पाता, ये म्यूकस इसे बचा लेता है। ये आपको शायद मेरे ख्याल से अब फंडा क्लियर हो गया होगा, यस और नो? यस सर। तो अब जो फूड है, फूड स्टमक में थोड़ी बहुत देर के लिए नहीं रहता, फूड स्टमक में रहता है 4-5 घंटे के लिए। फूड स्टमक में आया, 4-5 घंटे के लिए रुका, गैस्ट्रिक जूस उसमें मिले, समझे, और चर्न्ड होता रहता है, चर्निंग होती है। चर्निंग का मतलब होता है जैसे आप अपना पेट फुलाते पिचकाते हो ना, जैसे रामदेव बाबा फुलाते पिचकाते रहते हैं अपना पेट को, ऐसे ही आपका स्टमक है वो अपने आप ही फूलता पिचकता रहता है, समझे। तो इसको कहते हैं चर्निंग। चर्निंग चर्निंग करने से तो बेटे दूध में से भी वो निकल आता है, क्या कहते हैं उसे, मलाई, क्रीम। तो आपके तो खाने का क्या हालत हो जाएगी। इसीलिए बेटे मैं कहता हूं स्टमक के दांत नहीं होते, स्टमक चर्निंग करता है। चर्निंग का मतलब उसको फूड को बहुत पतला करता है और पिसाई करता है उसकी। जब इसीलिए तुम जल्दी जल्दी खाओगे तो मोटे मोटे फूड पार्टिकल अंदर होंगे, तो स्टमक को चर्निंग करने में आसानी होगी या परेशानी होगी? सर आसानी होगी। शाबाश, कमाल कर दिया। अगर तू चने साबुत खा जाएगा तो पेट उसे डाइजेस्ट कर पाएगा स्टमक? नहीं सर, नहीं कर पाया। चटक गया तो नहीं कर पाएगा ना, इसलिए खुद चबा लेना चाहिए ना। यस सर। भाई स्टमक तो क्या है, ये स्टमक है, ये फूड है। तो स्टमक पहले फिर इधर उधर से प्रेशर डालता है इसमें, फिर बाहर प्रेशर डालता है। तो पहले पिचकता है, फिर फूलता है, फिर पिचकता है, फिर फूलता है, जिससे जो ये चना टूटा, फिर फूला, फिर टूटा, ऐसे करके चना टूट जाता है। तो इसे कितनी देर, बहुत देर लगती है। अगर इसी चने को आपने बिल्कुल चबा के डाला होता ढंग से, तो क्या स्टमक को इतनी परेशानी होती? इसीलिए जो आपको खाना खाना चाहिए ना, वो पीना चाहिए, इतना पतली तरह से खा लेना चाहिए, इसी चक्कर में इतनी देर रहता है। फूड रिमेन्स इन स्टमक कितनी देर के लिए बताया था? फॉर अबाउट 4 से 5 घंटे, नियरली, एंड इज चर्न्ड, CHURNED, into ए सेमी सॉलिड। जो आपने सॉलिड फूड खाया था अब वो कैसा हो गया? सेमी सॉलिड पेस्ट, कॉल्ड चाइम या कायम। कल बताया था कायम और चाइम और चाइल। यस सर। तो ये वाला पॉइंट याद रखने वाला था। एक मैं यहाँ पे नोट डाल रहा हूं, जो गैस्ट्रिक जूस होता है बच्चे का, गैस्ट्रिक जूस स्टमक में से निकलता है, ऑफ इन्फेंट, इसका जो पीएच होता है 5.0। हमारा कितना हो जाता है? 1 पॉइंट, अभी देखो ऊपर लिखा था 8। बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशन हो गई, तो गैस्ट्रिक जूस बच्चे के में ऐसा होता है। दूसरी बात, बच्चे का ही बता रहा हूं बेटे, इन इन्फेंट, इन्फेंट्स कौन होते हैं? सर छोटे बच्चे। छोटे 1 बच्चे। साल का बच्चा अप टू
1 ईयर चाइल्ड। ठीक है, 14 ईयर मत पढ़ लेना। गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसका, आपने देखा होगा बच्चे को दूध पिलाओ, अगर उल्टी आ जाए तो दूध निकलता है या दही निकलता है? दूध। नहीं, दूध फट जाता है। कंटेन ए प्रोटियोलाइटिक, प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम। क्या नाम है उसका? रेनिन। RENNIN, नाम याद रखना। ये जो रेनिन है, ये किस चीज में हेल्प करता है? हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन मिल्क प्रोटीन। ब्रेकिंग डाउन मिल्क प्रोटीन। तो बच्चा दूध पीता है, दूध पीते ही उसमें रेनिन मिक्स होता है और वो दूध फट जाता है, दही सा हो जाता है उसके अंदर। जब वो पलटता है तो खट्टा खट्टा सा पलटता है। अगर कोई बच्चा बीमार है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जब लेके जाते हैं तो डॉक्टर पूछता है कि किस तरह का दूध पलट रहा है, दही जैसा पलट रहा है बच्चा, या सादा दूध ऐसा ही जैसे पी रहा है वैसा ही। अगर वैसा ही दूध पलट रहा है तो रेनिन उसका काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब बच्चे में ज्यादा समस्या है। और अगर वो दही की फॉर्म में दे रहा है तो बच्चे का वो सही काम कर रहा है। कितनी स्टेप हो गई हमारी अब तक? 4। आज की मैं अब लास्ट स्टेप, स्टेप 5। 5। अब हमारे पास क्या है? कायम है। तो ये जो कायम था, कायम क्या होता है? सेमी सॉलिड होता है, सेमी डाइजेस्टेड फूड इज रिलीज्ड। कहां पे आ जाएगा? इनटू डिओडेनम। डिओडेनम क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट। रेगुलेटेड बाई, और इसे रेगुलेट कौन करता है? वहां पे भी स्फिंक्टर होता है। कौन सा? पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर मसल। देखो बच्चों, ये फूड पाइप, ये स्टमक, ये ड्यूडेनम, ये वाला हिस्सा ड्यूडेनम है। यहाँ पे कौन मिला था? जो दरवाजा मिला था, गैस्ट्रोइसोफेगल, यही था ना? यहाँ पे भी एक दरवाजा है, ये वाला, जिसका नाम क्या है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसमें ऊपर से खाना नीचे आया, इसकी चर्निंग हुई और खाना सेमी सॉलिड हो गया, और ये फिर ऐसे करके यहाँ चल दिया और इसमें से होके यहाँ आएगा ये काइम। यहाँ का जो मीडियम था ये कैसा था? एसिडिक। और एसिडिक मीडियम से कौन बचा रहा था यहाँ पे? म्यूकस। और यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन हुआ था क्योंकि यहाँ पे पेप्सिन बन गया था। अब ड्यूडेनम में आ गया, ये वाला पार्ट जो है ये ड्यूडेनम है। ये वाला पार्ट जो है ये ड्यूडेनम है, ये वाला पार्ट ड्यूडेनम। समझ में आ रहा है सभी को? क्या है ये? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कायम यहाँ पे आ गया। अब इन द ड्यूडेनम क्या होता है? इन द ड्यूडेनम कायम पहुंचा। सबसे पहले इसके अंदर, क्योंकि यहां पे ये कौन था? पैनक्रियास। पैनक्रियास से कौन सा जूस निकलेगा? पैनक्रियाटिक जूस, यही निकलेगा ना?
तो सबसे पहला जूस पैनक्रियाटिक जूस। अब पैनक्रियाज के फंक्शन भी इसी में हो जाएंगे। पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है? इट इज ए मिक्सचर ऑफ, ये बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है। किस चीज का? ट्रिप्सिनोजिन, ये एक एंजाइम है, और काइमोट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन और कार्बोक्सी पेप्टिडेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज और न्यूक्लिएज, ये सब एंजाइम है। और लाइपेज, ये एंजाइम याद रखने हैं आपको, एंड कुछ एमाइलेज। सैलिवरी एमाइलेज तो आप पढ़ ही चुके हैं। अब सबसे पहले मैं ट्रिप्सिनोजिन के बारे में बात करूं। ये जो ट्रिप्सिनोजिन होता है, एक्चुअली नोजन, जैसे पेप्सी नोजन, तो ये भी इनएक्टिव है। जब इसे एक्टिव कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा? ट्रिप्सिन में। ये एक्टिव है, तो अब इसे एक्टिव कौन करेगा? एंटीरोकाइनेज एंजाइम इसे एक्टिव करने के लिए आता है, एंटीरोकाइनेज एंजाइम। ये कहां पाया जाता है? इंटेस्टिनल म्यूकोसा में, इंटेस्टिनल म्यूकोसा। अब आपके पास ट्रिप्सिन आ गया, समझे? जब आपके पास ट्रिप्सिन आ गया तो ये क्या करेगा? अच्छा, ऑलरेडी आपके पास क्या है? यहां पे ऊपर हम क्या बना चुके हैं अपने पास? पेप्टोन और प्रोटियोजेस, यानी प्रोटीन आधी डाइजेस्ट हो चुकी है, कंप्लीट नहीं हुई। इसे उठा लो यहां से, ये हमने यहां पे ले आए नीचे। ये आ गए पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोजेस। इसको किस में बदलना है? इनको हम डाई पेप्टाइड में बदलेंगे। तो अभी जो हमारे पास ये बन के आया था, कौन आया था? ट्रिप्सिन, वो इसे चेंज कर देगा। अब थोड़ा सा नीचे आ जाइए। एक और चीज है जो हमने खाई है, उसका नाम है फैट। ये आ गई फैट। फैट जो चेंज हो जाती है, वो चेंज हो जाती है डाइग्लिसराइड। और जो डाइग्लिसराइड से बन जाना चाहिए मोनोग्लिसराइड। और मैंने बताया हमारे पास ऑलरेडी कौन सा एंजाइम था? लाइपेज। लाइपेज, देखो ये रहा लाइपेज। लाइपेज का फंक्शन आपको समझ में आ गया? लाइपेज आपके अंदर क्या करेगा? आपके अंदर फैट का डाइजेशन करेगा। लाइपेज किस चीज का डाइजेशन कर रहा है? फैट का। फैट का। आपको समझ में आ जाना चाहिए इतनी बात, ठीक है? फैट को लाइपेज ने डाइग्लिसराइड में बदला, जो कि बाद में मोनोग्लिसराइड में बदल गए। और जो प्रोटीन पेप्टोन प्रोडियोजिस से
ट्रिप्सिन वगैरह के द्वारा डाइपेप्टाइड्स में बदल गए। अभी ये डाइपेप्टाइड का भी आगे जाके कुछ होगा, चिंता मत करो, लास्ट में जाके शुगर वगैरह बनाऊंगा। अब क्या हुआ, आपने पॉलीसेकेराइड भी खाए हुए थे। पॉलीसेकेराइड क्या होता है? पॉलीसेकेराइड होते हैं कार्बोहाइड्रेट। कितने बचा है आपके पास पॉलीसेकेराइड? 30% तो आप ऑलरेडी डाइजेस्ट कर चुके हैं अपने ओरल कैविटी में, तो अब कितना बचा? कितना बचा? 70%, जो कि इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगा। और पॉलीसेकेराइड से क्या बन जाएगा? डाइसेकेराइड। समझे? डाइसेकेराइड में बदलने के लिए कौन चाहिए हमको? एमाइलेज। और मैंने बताया था जो पैनक्रियाटिक जूस है उसमें एमाइलेज भी है। ये दिख रहा है एमाइलेज यहाँ पे आपको? एमाइलेज ने अपना यहाँ पे काम कर दिया। अगला हिस्सा न्यूक्लियेजेस भी है। न्यूक्लियेज किसको बदलेगा? न्यूक्लिक एसिड। जो आप न्यूक्लिक एसिड खाते हो, जो चीज खाते हो उसमें डीएनए आरएनए भी तो होता है, उन्हीं को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो ये न्यूक्लिक एसिड पे अपना एक्शन दिखाएगा आप लोगों को। यहां मैं लिख देता हूं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड भी किस में बदलेंगे? न्यूक्लियोसाइड में। न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड किस में बदलेंगे? न्यूक्लियोटाइड में। समझे? इनको बदलने के लिए क्या आएगा? इनको बदलने के लिए आपके पास अभी मैंने बताया था न्यूक्लियेजेस। ठीक है, तो यहां पे ये वाला काम हुआ। अब एक तो हमारे पास वहां पे पैनक्रियाटिक जूस आया था, दूसरी एक और चीज हमारे को वहां पे मिला करती है जिसका नाम है बाइल जूस। पहला वाला हेडिंग मैंने पैनक्रियाटिक जूस खत्म कर दिया, ठीक है। दूसरा वाला यहाँ पे हमारे पास क्या है? बाइल जूस है। तो सेकंड हेडिंग में लाता हूं बाइल जूस। और बाइल जूस के बारे में मैं आपको बहुत कुछ पहले ही बता चुका हूं, अभी तक हमारी फिफ्थ स्टेप खत्म नहीं। तो ये कहां से रिलीज होता है आपको मैंने पहले भी बताया था। इट इज रिलीज्ड, सिक्रीट बात अलग है, रिलीज्ड बात अलग है। सिक्रीट तो लिवर से होता है, लेकिन कॉमन डक्ट से रिलीज होता है, जो कि स्फिंक्टर ऑफ ऑडी कंट्रोल कर रही होती है उसको। रिलीज्ड थ्रू किसके द्वारा? ए कॉमन डक्ट हुज ओपनिंग, ये ओपनिंग जरूर आपको पता होनी चाहिए। हुज ओपनिंग इज रेगुलेटेड बाय, किसके द्वारा? स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। अब ये नहीं कि हम तो स्फिंक्टर ऑफ मारुति लिखेंगे, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। स्फिंक्टर ऑफ ऑडी याद आ रहा है? डायग्राम में बनाया था यस जब, सर। लेबर का बनाया था। अब ये जो बाइल जूस होता है बच्चों, इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या होता है। समझे? जो बाइल जूस है एक मिक्सचर है, इज ए मिक्सचर, इज ए अरे इज ए मिक्सचर। कंपोजिशन बताने जा रहा हूं कि इसमें क्या क्या है। मिक्सचर ऑफ बाइल साल्ट, इसमें बाइल साल्ट्स हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल है, इसमें फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड, इसमें पिगमेंट्स हैं, बाइल पिगमेंट जिन्हें कहते हैं, जिसकी वजह से पॉटी का रंग बनता है अलग अलग तरह का। कौन कौन से बाइल पिगमेंट बताए थे? बाइली रूबिन, बाइली रूबिन। दूसरा बताया था बाइली वर्डन। ये याद रखने हैं आपको, ये पिगमेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन
इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, बट नो एंजाइम। ये वाली बात याद रखनी है, पीएमटी में बहुत बार पूछी जाती है कि बाइल जूस में कौन सा एंजाइम होता है, 4 नाम लिख देते हैं, नो लिख देते हैं। फिर बाइल जूस हमारी मदद कैसे करता है, ये वाली बात भी तो पता होनी चाहिए आप, क्योंकि गॉल ब्लैडर तो लोग निकलवा देते हैं। बाइल जूस हेल्प्स इन, गॉल ब्लैडर क्या करता है, स्टोर करके रखता है बाइल जूस। पहला जो इसका हेल्प है वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। जैसे किसी चीज का दाग अगर आपके कपड़ों पे लग जाए चिकनाई का, तो फिर साबुन, डिटर्जेंट उसको हटा देता है, उसे इमल्सिफिकेशन की कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, दैट इज ब्रेकिंग ऑफ फैट, ब्रेक डाउन ऑफ फैट। ठीक है, किसमें, इनटू स्मॉल, छोटी छोटी सी मिसल्स में। आपने मिशेल नाम पढ़ा होगा जब आप 10th में थे, मिसेल्स। ठीक है, सो दैट ये जो है लाइपेज इस पे एक्ट कर सके। ठीक है, सो दैट दे कैन बी, दे कौन है, फैट, दे कैन बी एक्टेड अपॉन, इन पे एक्शन हो सके बाय लाइपेज। तो बाइल जूस ही है जो लाइपेज को एक्शन करने में मदद करता है। दूसरा, लाइपेज जो इनएक्टिवेट पड़ा हुआ है अभी तक, उसको ये एक्टिवेट करता है। कौन सा मीडियम करके, एल्केलाइन मीडियम। इट ऑल्सो एक्टिवेट्स लाइपेज, ये लाइपेज को एक्टिवेट करता है। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट 5 स्टेप्स अप टू द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अगली स्टेप्स आपने जाननी है, वो है स्टेप 6। स्टेप 6 बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि अभी 5 स्टेप और बचती। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूं, स्टेप 6। ये स्टेप 6 आपको अगले वाले वीडियो में मिलेगी। ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे से चैट बॉक्स में पूछ के अपने क्वेश्चंस का जवाब